शिक्षा जो था वो प्रथम प्रायोरिटीज में था। दूसरे में मेडिकल हेल्थ सिस्टम था, तीसरे में हमारा रूरल इकोनॉमी थी, चौथी में हमारा पर्यटन था, पांचवें में हमारा डाटा स्टोर हाइड्रो था, और इस प्रकार से फूड प्रोसेसिंग और 3-4 प्रायोरिटीज सोशल सिक्योरिटी सब साथ थी। एजुकेशन में एक व्यवस्था ऐसी चल रही थी जिसमें या तो फैसला करना था या उसी व्यवस्था पर हमको चलना था, और बेसिक एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन को कैसे मजबूत करना है, इस दृष्टिकोण से कई बार मेरे शिक्षा मंत्री, माननीय सेक्रेटरी एजुकेशन से विचार विमर्श हुआ। कई अड़चने थी, पहले अध्यापक नहीं मानते थे, फिर स्कूल एजुकेशन के टीचर नहीं मानते थे, फिर हमने फैसला किया कि हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, परिणाम जो भी सामने आए। आपने देखा होगा कि हमने सबसे पहले डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को अलग किया, एक कॉलेज ऑफ एजुकेशन बनाया और एक स्कूल एजुकेशन का डायरेक्टरेट अलग बनाया। धीरे धीरे आपने उसको अपनाया और स्कूल एजुकेशन में हमने काफी तेजी से सुधार किया है। बेसिक एजुकेशन की क्वालिटी को जब देखा गया और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइमरी एजुकेशन के जब समझा गया तो पाया गया कि बहुत अंतर है। तो ऐसी क्या कमियां थी, जबकि हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के जो टीचर्स हैं वो टेस्ट पास करके आते हैं, कॉलेज में तो पूरे ही जो टेस्ट कंपटीशन के द्वारा आते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बच्चों की संख्या स्कूलों में भी गिर रही है और कॉलेज में भी गिर रही है। पढ़ाने वाले अच्छे हैं, तो कुछ कारणों की जांच की गई। हमने कहा कि हमारे पास जब सब कुछ है तो हमें उसे कैसे मजबूत करना, तो पहले बेसिक एजुकेशन की तरफ गए। और मुझे खुशी इस बात की है कि हम उस दिशा में आगे बढ़े। एक सोच थी, एक विचार मन में आया, उस विचार को धरातल पर जब हमने उतारा तो उस दिशा में हम आगे बढ़े और स्कूल एजुकेशन में हमारा काफी सुधार हुआ। कुछ शिक्षा संस्थानों को हमने मर्ज किया, कुछ शिक्षा संस्थानों को हमने बंद किया। कोई भी गवर्नमेंट जो होती है, जो लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार होती है, वो कभी ऐसे फैसले नहीं करती कि जिनका उनको राजनीतिक रूप से फायदा ना हो। लेकिन हमने राजनीतिक रूप को नहीं देखा, राजनीतिक फायदे को नहीं देखा। हमने हिमाचल प्रदेश के उन बच्चों की तरफ देखा जिनका हम क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते थे और हम इस दिशा में आगे बढ़े। और आज खुशी इस बात की है, मुझे सेक्रेटरी एजुकेशन और मिनिस्टर साहब बता रहे थे कि जहां हमने सीबीएसई स्कूल खोले हैं वहां बच्चों की संख्या बढ़ गई है और गांव के स्कूलों में वो संख्या बढ़ गई है। अब संख्या बढ़ाना ही में मकसद नहीं है, संख्या के साथ उनको पढ़ाने वाले टीचरों की नियुक्ति करना भी बहुत जरूरी है। अगर हम कहीं भी संस्थान खोल दें, उस संस्थान में अगर हम टीचर ही उपलब्ध न करवाए, नोटिफिकेशन कर दे कि ये कॉमर्स स्टार्ट हो जाएगी, ये साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, और टीचर्स दूसरे स्कूल से निकाल कर एक टीचर को, साइंस के टीचर को दूसरे स्कूल में डाल दे, तो एक स्कूल की पढ़ाई भी खराब हुई और दूसरे स्कूल की पढ़ाई भी खराब हुई। क्वालिटी में हमारी सरकार का सभी चीजों में बेस्ट वर्ल्ड प्रैक्टिस लाने का प्रयास हमारी सरकार का है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्री नर्सरी से लेकर जो +2 के हमारे सीबीएसई स्कूल खुल रहे हैं, राजीव गांधी के बोर्डिंग स्कूल खुल रहे हैं, इस एकेडमिक सेशन में 4 हमारे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल आ जाएंगे। उन स्कूल को देखकर बच्चा खुद ही प्रसन्न होगा कि मैंने स्कूल में जाना है, क्योंकि स्कूल का लुक भी अच्छा होना चाहिए, स्कूल में प्रेजेंट होने के लिए अच्छी चीज होनी चाहिए। तो वो चीजें हम खुद, में व्यक्तिगत तौर से इसमें खुद भी इंटरेस्ट ले रहा हूँ। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि प्री नर्सरी से लेकर +2 तक हम म्यूजिक का टीचर दे रहे हैं, हम ड्राइंग टीचर दे रहे हैं, हम पीटीआई रख रहे हैं, और सब टीचर्स 2 महीने के अंदर, मैंने कहा है, चाहे वो सभी साइंस क्लासेस होगी, इसमें सभी कॉमर्स की क्लासेस होगी, और जो बच्चा जो सीखना चाहता है, जो बच्चा सीखना चाहता है, तो उस बच्चे को सीखने की भी पूरी सुविधा वहां उपलब्ध करवाई जाएगी। ये हमारे 150 से 140 स्कूल हैं, 150 स्कूलों में ये शुरू कर दिया जाएगा। अब शुरू करने के बाद ये देखना था कि टीचर की नियुक्तियां कैसे की जाएगी।
तो अभी हमारी जो टीचर की नियुक्तियां होगी, अगले 2 महीने में सभी जगह सभी टीचर उपलब्ध होंगे। कोई भी चाहकर स्कूल एजुकेशन के बारे में सोच सकता है। ये तो रहा स्कूल एजुकेशन का। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, हमें दुख है। आज सरकारें आती है, सरकारें जाती है, मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं, लेकिन क्या हम बच्चों के भविष्य को ऐसी शिक्षा नीति के में ले जा रहे हैं जहां उनको 5वीं का बच्चा भी दूसरे की किताब नहीं पढ़ सक रहा था। तो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी धोखा दे रहे थे और उनके परिवारों को भी धोखा हम दे रहे थे। तो बेसिक एजुकेशन आज बदली है, तो इसका रिजल्ट आने वाले 3-4 साल में आपको दिखना स्टार्ट होगा और सीबीएसई का रिजल्ट आपको इसी वर्ष से दिखना शुरू हो जाएगा। अब कॉलेज की बात है। अब कॉलेज शिमला से बाहर कोई जाना नहीं चाहता। शिमला में टीचरों की कमी नहीं है, शिमला में टीचरों की कमी नहीं है। अब कई बार प्रयास किए जाते हैं तो आपका कसूर नहीं है, कई राजनीतिक हमको सोचना पड़ता है, हम पर इतना दबाव पड़ जाता है कि हमको कई लोगों को सरप्लस होके भी रखना पड़ता है। लेकिन कॉलेज एजुकेशन में बहुत सुधार की जरूरत है। मेरा ये मानना है, हमारे पास अच्छे टीचर हैं, अच्छे पढ़ाने वाले हैं, दिल में उनके डेडिकेशंस भी है, लगनशीलता भी है। थोड़ा सा आप अध्यापकों को, आपको लेक्चर्स को भी साथ देने की जरूरत है। हमें बच्चों को ऐसी क्वालिटी एजुकेशन देनी है जिससे बच्चे भविष्य की जो चुनौतियां हैं, कल को ये महसूस ना करे कि उसके अंदर कोई कमी है। कॉलेज से निकलने के बाद उसके अंदर ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं इस चुनौती का सामना, इस एग्जाम का सामना किसी भी स्वरूप में मैं कर सकता हूँ। इसलिए टीचर के अलावा स्टूडेंट्स की लर्निंग क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। और लर्निंग आउटकम क्या है आपका बच्चों का, ये कभी आपने स्टडी नहीं किया होगा, और यही हमको स्टडी करना है, यही व्यवस्था परिवर्तन है। इस दृष्टिकोण से हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन क्या कॉलेज का पढ़ा हुआ बच्चा अभी भी घबराहट महसूस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें आत्मविश्वास की कमी है। उस आत्मविश्वास की भरपाई कोई कर सकता तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आधार भी मजबूत होना चाहिए। अभी तक हमारा जो आधार है बेसिक एजुकेशन का, वो बहुत कमजोर था। अब बनेगा और आने वाले 8-10 साल में बहुत अच्छा आधार बनेगा। और मैं आपको बार बार कहता हूँ, आपने मेरे बारे में बार बार सुना होगा कि 2032 में हिमाचल प्रदेश में शिक्षा गुणवत्ता में सबसे अव्वल स्थान पर होगा, क्योंकि हमारे यहाँ अच्छी एजुकेशन है, लेकिन उसके लिए आपका सहयोग चाहिए। अब मैं कपोटा की बिल्डिंग को मैंने भी देखा है, वह बच्चे 120 है पर बिल्डिंग बहुत बड़ी बना दी गई है। इसी तरह पिछली सरकार ने 1000 करोड़ की बिल्डिंगें बना दी और हमारे पास उन बिल्डिंगों में खाली पड़ी है। तो गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी होता है, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। हमें आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने अभी भी बजट की मीटिंग में कहा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में और हेल्थ के सेक्टर में कोई कटौती नहीं करेंगे। अब बताइए, जिस राज्य का 1952 से 70 साल से जो हमें आरडीजी मिलती थी, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलती थी, और जिस राज्य के बजट से 8,000 और 10,000 रुपया प्रत्येक वर्ष का कट जाए 2026 से लेकर 2031 तक, इस वर्ष हमको मिली है 3200 करोड़ रुपया मिली है, लेकिन अगले साल वो नहीं है, कट जाए, उसको किस प्रकार से आगे बढ़ना है, उन फैसलों में आपके साथ की भी जरूरत है। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आपको 1 लाख रुपया पे मिलती है और आपकी जेब से 15,000 एकदम कट दिया जाए तो आपके खर्चों पर फर्क पड़ेगा। और आरडीजी हमारा अधिकार है, लेकिन 17 राज्यों के साथ हिमाचल प्रदेश को शामिल कर दिया गया, जो कि गलत है। हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, हम कभी भी रेवेन्यू सरप्लस नहीं हो सकते हैं। हमारे पास 10% प्लेन इलाका है, उत्तराखंड के पास 50% प्लेन इलाका है। अगर उत्तराखंड से भी पहाड़ को कंपेयर करें तो हमारे बराबर के पहाड़ नहीं है। हमारे पास शिवालिक हिल्स है,
जो सोलन से शुरू हो जाती है, फिर मिड हिमालय है, फिर बिग हिमालय है। हम इकोलॉजिकल के रूप में 90,000 हर साल देश को देते हैं। 5 नदियां हिमाचल प्रदेश से बहती है। ओरिजिनेट कहां से होती है? हिमाचल प्रदेश से होती है, पंजाब से नहीं होती है। फिर भी उसको 5 नदियों का प्रदेश कहा जाता है। उत्तराखंड से तो एक गंगा निकलती है। हम लंग्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया है, यानी कि 68% हमारी फॉरेस्ट लैंड है, 28% हमारा फॉरेस्ट कवर है, लेकिन हमको उसका कुछ अधिकार नहीं मिलता। हमने जंगल काटने में खुद प्रतिबंध लगा रखा है। अब वाटर वॉल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया है। अब पानी के लिए हम आपसे बात करते हैं, लेकिन हमारे अधिकार छीन लिए गए। अब जो आरडीजी है वो आय और व्यय के बीच के अंतर को पाटने का एक माध्यम था टैक्सेस का। टैक्स आपसे भी कलेक्ट होता है, और जो 16वां वित्त योग है वो शेयर करता है कि इतने टैक्स स्टेट के काटने में हम देंगे, लेकिन वो बंद कर दिया गया। अभी हम उसकी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले समय में कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। ये अधिकार है, ये सरकार का नहीं है। क्योंकि जब 8,000 करोड़ पे हम देते हैं तो आपको कई बार डीए देते हैं, कई बार कुछ चीजों में हम अच्छा अपग्रेड कर देते हैं, लेकिन ये हमसे छीना गया है। इस चीज को भी हम ध्यान में रखते हुए फिर भी हम शिक्षा और हेल्थ में कोई कमी नहीं आने देंगे, और उसमें हम नियुक्तियां भी बहुत जल्दी ही करने जा रहे हैं। जहाँ 400 असिस्टेंट प्रोफेसर की हम नियुक्तियां करने जा रहे हैं। 400 मैंने कहा है कि जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर का एक कैडर और बनाया जाएगा, ताकि वहां दूर दराज के क्षेत्रों में हम उन नियुक्तियों को कर सके, शहर के क्षेत्रों में ना कर सके। तो 800 पोस्टों की हम भर्ती करने जा रहे हैं। इसके अलावा साइंस कॉलेज, पहला साइंस कॉलेज हम हमीरपुर में बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए अभी लैंड का हमने अप्लाई किया है। 100 बीघा में हम 50 बीघा में कॉलेज को बनाने जा रहे हैं, जिसकी एफसीए हो जाएगी। स्पेसिफिक रूप से हम साइंस कॉलेज बनाने जा रहे हैं। नए कॉलेज बनाने के लिए स्पेसिफिक हमें स्ट्रीम के कॉलेज शुरू करने पड़ेंगे। कॉमर्स कॉलेज बनाने की हम सोच रहे हैं। शिमला सिटी के जो डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर के कॉलेज है उसको तो हम स्ट्रेंथनिंग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हम खुद डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज में एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, एटमॉस्फेयर होता है, एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है। टीचर को हमें एक्सपोजर के लिए हम भेजते हैं, पर लेकिन अभी भी हमारे कहीं ना कहीं कमियां हैं, और इन कमियों को हमको पूरा करना पड़ेगा। हेल्थ में हम बहुत जल्दी सिस्टम को चेंज कर रहे हैं। हेल्थ की मेडिकल एजुकेशन में हम डॉक्टरों को तो देखते हैं, लेकिन हम आम आदमी को क्या दे रहे हैं? आम आदमी बेचारा पहले एक हॉस्पिटल में जाएगा, वहां अपने खर्चा करेगा, फिर वो आईजीएमसी में आएगा, फिर पीजीआई जाएगा। वो हिडन जो एक्सपेंडिचर होता है उसको अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उसकी जेब से एक्सरे के ही 2,000-3,000 एमआरआई की खर्च हो गए। ऐसी व्यवस्था है कि 19 साल पुरानी एमआरआई की मशीन आपकी आईजीएमसी में लगी है, जो कैपिटल का मेन हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज है, जो 50 वर्ष पहले बना है। जब तक डायग्नोज नहीं होगी कोई मुझे डिजीज, मुझे पता ही नहीं लगेगा, मैं कितनी जगह चेक करवाऊंगा। हमने उसको भी सोचा, और हमने डायग्नोस्टिक जो टेक्नोलॉजी है उसको हमने ठीक किया, और आज वन ऑफ द बेस्ट डायग्नोज की मशीन हमने आईजीएमसी में लगा दी, नेरचौक में लगा दी, मंडी में लगा दी, जो एम्स में है। आपको एम्स जाने की जरूरत नहीं, आपको ये पता लग जाए कि आपको बीमारी क्या है, फिर इलाज आप खुद करवा सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी हमने दे दी। तो हेल्थ और एजुकेशन में बहुत रिफॉर्म्स की जरूरत के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं शिक्षा मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप नित्य बैठ के करते रहते हैं, कंवर साहब का भी। और हमारा मकसद है कि नई चुनौतियों के लिए नई पीढ़ी को तैयार करना है, नए कोर्सेज स्टार्ट करने हैं। एक अच्छा सुझाव माननीय चेयरमैन साहब ने दिया, महल साहब ने, कि एजुकेशन में जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज स्टार्ट करने की जरूरत है। और एनईपी में हमने आज फैसला किया है कि हम सेमेस्टर सिस्टम को लागू करेंगे, जो अच्छी चीज है। बाकी ये नहीं है कि सारा कुछ हमें सेंटर के हिसाब से करना है, हमें यहाँ की अपनी ज्योग्राफी को देख के करना है, यहाँ के हमारी एजुकेशन के और सिस्टम को देख के करना है, कल्चर को देख के करना है। एक ही चीज थोड़ी लागू हो सकती। अब जो चीज राजस्थान में या साउथ में उनके लिए होना क्या, हिमाचल प्रदेश में थोड़ी लागू हो सकती। तो ये कहना कि हमारे को यूजीसी की गाइडलाइंस है, ये भी गलत है। ये तो हम अडॉप्ट कर लेते हैं कि हमने इसको पा लिया, काम हम करते नहीं है। स्टेट की अपनी कुछ चीजें हैं जिसको हम आने वाले समय में इम्प्लीमेंट करेंगे।
और आप लोगों से मेरी एक प्रार्थना है कि अभी हम कुछ और फैसले करेंगे, बजट में फैसले करेंगे, आप लोगों का साथ हमें चाहिए। और मैं आपको सच बताऊं, जितने ओपीएस यहाँ मिली है उसके कारण भी हमारा 1600 करोड़ रुपया कटा है। 1600 करोड़ रुपया एडिशनल बोरिंग का हर साल का कटा है। और ओपीएस देना हमारा कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं था कि कोई सोचे कि हमने ओपीएस राजनीतिक लाभ के दे दिए कि हमको फायदा होगा। अगर ओपीएस हमने देनी थी तो 2027 में देते, चुनावों से पहले देते। हमने तो पहले ही कैबिनेट में दी। क्यों दी? क्योंकि हिमाचल में सिर्फ सरकारी रोजगार एक ऐसा रोजगार है जहां आप अपनी सामाजिक सुरक्षा को आने वाले समय में अंतिम सांस तक उसको बचा कर रख सकते हैं। हम इकट्ठा पैसा देते तो हमको फायदा होता, इकट्ठा पैसा देंगे तो मोह में अपने परिवार के बच्चों में खर्च कर देंगे, अच्छी गाड़ी खरीदने में खर्च कर देंगे, अच्छा घर बनाने में खर्च कर देंगे। लेकिन जब आपको ये पैसा मिलेगा कि आपको अश्योर्ड इनकम हर महीने इतनी मिलनी है, सरकार से मिलनी है, और तब तक मिलनी है जब तक आप इस जीवन लीला को समाप्त ना कर दे। इससे हमारा उसमें ये विचार था कि हमें संवेदनशील हो रहना है ताकि वो अपने सम्मान, खुद आत्म सम्मान से जी सके। उसके कारण भी 1600 करोड़ रुपया हमारा कटा है। एजुकेशन में हमारे प्रदेश का सबसे ज्यादा बजट है, हेल्थ में बहुत कम था, हम उसको बहुत ज्यादा बढ़ाने जा रहे हैं। ये सब चीजें आपके लिए है, लेकिन हम अपने ही परिवार के लोगों को पाल रहे हैं ना। 75 लाख में हमारे जो बच्चे हमारे अपने परिवार के लोग हैं, उनको आपको अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देनी है। मैं चाहूंगा कि नए कोर्सेज स्टार्ट किए जाए, नई चुनौतियों के साथ नए कोर्सेज स्टार्ट, जैसे जॉब मिले। इंग्लिश तो लैंग्वेज एक है, अब नई लैंग्वेज स्टार्ट करने का समय आ गया। नई लैंग्वेज भी स्टार्ट होनी चाहिए ताकि बच्चे बाहर जाके अपने कोर्स कर सके। पहले यूनिवर्सिटी में जर्मन पढ़ाते थे, फ्रेंच पढ़ाते थे, हमने भी फ्रेंच में एडमिशन दिया हुआ था, तो लोग बच्चे जाते थे। तो ये सब चीजों को एक कॉलेज में अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स, जैसे आप डाटा का 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स लैंग्वेजेस का स्टार्ट करें, डिप्लोमा कोर्स करें, डिग्री कोर्स करें, तो उससे एक फायदा हो जाए कि हमारे बच्चे जो है वो भी बाहर जा सकते हैं। हम इसी शब्दों के साथ मुझे अब जाना था। मैं आपसे यही कहूंगा कि सरकार आपके साथ खड़ी है, जो चेंजिंग लानी है। महज बिल्डिंगें बनाकर ही शिक्षा का स्तर को ऊंचा नहीं किया जा सकता। महज आपको अच्छी तरह बच्चों को पढ़ाना है। गांव से बच्चे आते हैं, हमारे 80% जनसंख्या जो है गांव में रहती है। हम सब गांव के परिवेश से निकल कर आए हैं। हमारे माँ बाप जब यहाँ लगे तो उन्होंने हमको पढ़ाया, अब हमें उनको अच्छी शिक्षा देनी है। तो हमारे फैसलों में आपका साथ देना चाहिए। कई बार हमारे पास यूनियन के लोग आते हैं, आइए आपके हम मांगों को पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन कई जगह थोड़ा सा आप भी ना समझौता कर लेकर, इसमें कोई ईगो की बात नहीं है। जब समय अच्छा आ जाएगा तो हम लोग मिलकर आगे इस प्रदेश को और सुंदर बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। सरकार का विजन है कि प्रदेश आत्मनिर्भर बने, जो हमारी संपदा है उसमें हमारा अधिकार मिले। इस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।